नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भाग 9 देखेंगे। इसके पहले हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश को समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर युग के अंतर्गत सातवाहन वंश के बारे में। देखेंगे कि सातवाहन युग के अंतर्गत अपने मध्य प्रदेश में इनके किन किन राजाओं का राज था, किसके अभिलेख, किसके सिक्के, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग मौर्योत्तर युग के अंतर्गत सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन, पहले इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम लोग सातवाहनों के बारे में, तब तो समझ पाएंगे, है ना। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी शताब्दी तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया। मतलब दक्षिण भारत के केंद्र रूप केंद्रीय केंद्र जो केंद्र था वहाँ पर राज किया था। मतलब ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनका अगर पौराणिक स्रोतों में देखें, अपन पुराणों में देखें, तो इनका ये जो कार्यकाल था बहुत पुराना था। लगभग ईसा पूर्व महाजनपद काल के बाद ही इनका शुरू हो जाता है। लेकिन ये छोटे राज्यों के सामंत थे। राज्यों के जो राजा थे उनके सामंत होते थे, स्वतंत्र नहीं रहते। लेकिन ये अभी देखते हैं अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको लगता है कि हम अपना राज्य स्वयं स्थापित कर सकते हैं, तो ये अपने स्वतंत्र घोषणा कर देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अब। तो ये जब अपना ये अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। इसके बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शीशे का सिक्का चलाने का पहला राजवंश सातवाहन ही था। शीशे जो है सिक्के बनाते थे, ये रोम से लाया करते थे। जो सिक्के बनाते थे वो जो कच्चा मटेरियल लाते थे, तो रोम से आयात किया जाता था इनके द्वारा। इनके मूल स्थान हम देखेंगे कि इनका मूल स्थान कहाँ है। तो सातवाहनों के मूल स्थान के बारे में लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। शिलालेख तथा सिक्कों में वर्णित सातवाहन और सातकर्णी शासकों को पुराणों में आंध्र मृत तथा आंध्र जातीय नामों से पुकारा गया है। ये आंध्र जो है ना, आंध्र ये एक जाति भी होती थी आंध्र प्रदेश के आसपास। जो आंध्र प्रदेश आज का वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ आंध्र जाति होती थी। उसी के नाम से इसका नाम आंध्र पड़ा। और सातवाहन इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि पुराणों में सातवाहन नाम दिया गया था, तो इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन वर्तमान में कहते हैं। आंध्र सातवाहन नाम से हम लोग पढ़ते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इस आधार पर विद्वान इस निर्णय पर पहुंचे कि सातवाहन अथवा सातकर्णी राजा आंध्रों के समतुल्य थे। मतलब जो आंध्र जाति थी वहाँ, उनका जो राज था प्राचीन काल में, उन्हीं के ये समतुल्य थे। इसका संस्थापक देख लेंगे हम लोग। तो संस्थापक सिमुक था। सिमुक का ही दो तीन नाम मिलते हैं पुराणों में, लेकिन ये अपन इतिहास की बुकों में यही अपने को पढ़ने को मिलता है। तो सिमुक हम लोग देखेंगे। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और फिर बाद में अमरावती भी बनाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में। प्रतिष्ठान ये अपने औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में है। जो ये अमरावती अभी भी राजधानी वहाँ की बनने वाली है आंध्र प्रदेश की। और उस समय भी सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है सातवाहन वंश की? तो इसकी जानकारी मिलती है, प्रथम जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है कि सातवाहन वंश का नाम का कोई वंश भी था। और इसकी जानकारी हमको नानाघाट अभिलेख से भी मिलती है। आगे अपन पढ़ेंगे, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और चेदी राजवंश के खारवेल ने जो हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था, उससे भी मिलती है। और जो एक इधर भी है अपने सौराष्ट्र में मिलता, सौराष्ट्र में जो अभिलेख है वहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है इस वंश की। तो चलिए आगे देखते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा मराठी
यह प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। यहाँ रानियां नहीं राज करती थी, नागरनिका करती थी, लेकिन जब सातकर्णी की मृत्यु हो जाती है, सातकर्णी प्रथम की, तब उसके बाद वो राज्य करती है ना। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन शासकों ने प्राचीन क्षेत्रों में सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। ये गौलमिक होता था इनका प्रशासनिक अधिकारी, इसको इन्होंने सौंपा था कि ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रशासन करेगा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले एवं अमरावती कला का विकास है। कार्ले का चैत्य है जो बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, एवं एलोरा अजंता की गुफाओं का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ था। अमरावती कला का भी, जो अमरावती का स्तूप है वहाँ, उसका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। अमरावती में आगे हम लोग पढ़ेंगे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का, वहाँ पर उसी के द्वारा बनाया गया था स्तूप, और उसके नाम का भी वहाँ अंकन है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य में उत्तर एवं दक्षिण भारत के सातवाहन राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, मतलब ये जोड़ने का काम किया। जो उत्तर के राज्य थे और दक्षिण के राज्य दोनों में लगभग इसका, ये मध्य प्रदेश तक इसका राज्य रहता था, तो ये दोनों की कनेक्टिविटी का काम किया इसने। ये बहुत दिनों तक तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जा ही नहीं पा रहे थे, ये विंध्याचल पर्वत होने के कारण, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से सातकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। इसके यहाँ मिले सिक्कों पर सिरिसात सातकर्णी उत्कीर्ण है। जो सिक्के मिले हैं वो सिरिसात उत्कीर्ण है। सातकर्णी द्वितीय जो कि छठवां राजा था, उज्जैनी से रजोसिरी सतत नामांकित सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अब ये सब प्राकृतिक एवं मराठी भाषा में, इसीलिए हमको लोगों को जो नाम है ना, ये हमको थोड़ी सी अटपटे लग रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि प्रश्न आ जाते हैं। अभी भी एक बार प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से यूरोपी सभ्यता से संपर्क का प्रमाण मिलता है, तो इसी वंश को जब पढ़ेंगे, इसी वंश से अपन आगे पढ़ेंगे, तो पता चलता है कि यूरोपी जो समाज था और ये सातवाहन का जो व्यापार होता था, उसी से उनके जो रोम के जो सिक्के हैं वहाँ मिले हैं, अपने आवरा और ये बिलासपुर वगैरह से, तो वहीं से प्रश्न वो उठा था। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार यह सातकर्णी 56 वर्षों तक शासन किया, मतलब ये सातकर्णी द्वितीय। अतः अनुमान लगाया जाता है कि इस सिक्के इसी के होंगे, जो सिक्के मिले थे इसी के होंगे। जो ये यहाँ से बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं उज्जैनी से, तो अनुमान लगाया जाता है कि इसी के सिक्के होंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे महान शासक, सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक था। इसका समय काल था 106 से 130 ईस्वी। के सिक्के अधिक संख्या में उज्जैन आदि से मिले हैं। इसके समय शक सातवाहन संघर्ष हुआ। शकों को इसने करारी शिकस्त दी। शक राजा नाहपान को हराकर उसके सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवाया, उसी के सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवा दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसका पुत्र था गौतमी पुत्र सातकर्णी का वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। इसी के नासिक अभिलेख में इसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है। किसके सफलताओं का?
वशिष्ठिपुत्र के पिता गौतमीपुत्र सातकर्णी के। इस अभिलेख में सातवाहन कुल को फिर से स्थापित करने वाला, क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला, शक, यवन और पल्लवों का नाश करने वाला तथा क्षहरात वंश का निर्मूलन करने वाला कहा गया है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सबसे सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण और जिसके पराक्रम एवं वैभव के कारण ही सातवाहन वंश का इतना नाम है प्राचीन इतिहास में, उसका श्रेय जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इसके साम्राज्य में अनूप अपने मध्य प्रदेश का, माहिष्मती आधुनिक महेश्वर के आसपास का निमाड़ क्षेत्र, ये निमाड़ है, निमाड़ क्षेत्र, आकर पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा, वर्तमान में इसको पश्चिमी मालवा है ना, अवंती जो थी, और आकर पूर्वी मालवा कहते थे, भी शामिल थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में ये सब अपने शामिल थे। महेश्वर शामिल था, मालवा का पूर्वी भाग शामिल था, मालवा का पश्चिमी भाग भी शामिल था। आगे देखते हैं। उज्जैन से प्राप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के इस बात को और पुष्ट करते हैं कि इसका शासन मध्य प्रदेश में था। जब हम लोगों को कहीं से पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते, जैसे कोई अभिलेख मिल जाए या उसके सिक्के मिल जाए, तो ये सबसे वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगर किसी इतिहासकार ने अपने पुस्तक में, अपने लेख में लिखा है, वो हालांकि वो ये मान लिया जाता है कि उससे प्रेरित रहे होंगे, उसको संरक्षण दिया रहा होगा उस कवि को या इतिहासकार को, तो उसने उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिख दी होंगी। लेकिन अगर कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो उसकी सर्वमान्यता रहती है। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी राजा हुआ, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। पुराणों, टालमी द्वारा उल्लेख, रुद्रदामन का अभिलेख, सिक्कों आदि अनेक साक्ष्यों में इस राजा का उल्लेख मिलता है। किसका? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का। इन तीनों चीज़ों से, 3-4 चीज़ों से उसके होने की बात साबित हो जाती है कि उसका पुत्र रहा होगा। भिलसा विदिशा से प्राप्त उसके चांदी शीशे के सिक्के तथा देवास से प्राप्त उसके सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसने मध्य प्रदेश या मध्य भारत के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व कायम रखा था। शासनकाल इसका था 130 से 154 ईस्वी तक, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का। ये भी पराक्रमी शासक था, लेकिन सबसे पराक्रमी एक बात की जाए तो वशिष्ठिपुत्र ये था अपना वशिष्ठिपुत्र का पिता गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे देखते हैं। इसको उज्जैन के शक क्षत्रप रुद्रदामन ने हराया था। किसको? वशिष्ठिपुत्र को। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय कह रहा हूँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बेटे को। हालांकि दोनों में वैवाहिक संबंध हुए और पुलमावी को उसका राज्य वापस मिल गया। पुलमावी ने यहाँ कूटनीतिका दिखाई, कूटनीतिक रूप से काम किया और वैवाहिक संबंध किए और अपने क्षेत्र वापस ले लिया। आगे देखते हैं। अमरावती में इसने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने। यहाँ से इसके नाम का वर्णन भी मिलता है। सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, जिसका कार्यकाल 165 से 193 ईस्वी लगभग था। मध्य प्रदेश में इसके सिक्के बेसनगर विदिशा में 1913-14 में उत्खनन कराए गए तथा तेवर, त्रिपुरी और देवास से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश में कोई पराक्रमी राजा ना हुआ जो अपने वंश को संरक्षित रख सके। यहाँ से इनकी अवनति देखी जाएगी। फिर छोटे छोटे इनके राज्य में कई राज्य का उदय हो जाएगा, छोटे छोटे राजवंशों का। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात इस वंश की उत्तरोत्तर मतलब आगे अवनति होती गई और सातवाहनों का साम्राज्य अभीर, इक्ष्वाकु तथा पल्लवों के हाथ चला गया।
अवनतिकाल से संबंधित कुछ सातवाहन नरेशों का नाम उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से ज्ञात होता है। जैसे कुंभ सातकर्णी एक सिक्का देवास से मिला है। कुंभ सातकर्णी का सिक्का देवास से मिला है। इसके अतिरिक्त सातवाहनों से संबंधित कई अस्पष्ट सिक्के महेश्वर तथा त्रिपुरी के उत्खनन में आवरा तथा विदिशा के धरातल खोज में प्राप्त हुए हैं। ये जो अस्पष्ट सिक्के हैं ये महेश्वर तथा त्रिपुरी से उत्खनन के द्वारा और आवरा तथा विदिशा के धरातल खोज में, धरातल से खोज की गई से प्राप्त हुए हैं, जो कि अस्पष्ट हैं, उनमें स्पष्ट नहीं होता कि इन्हीं के हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है। सातवाहन काल में भारत से संबंधित कुछ अन्य अभिलेख मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से भी प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल में भारत का विदेशों से विशेषकर रोम, अभी मैं जो ये वीडियो शुरू में बात किया था वो प्रश्न यहीं से उठा था, रोम से व्यापार बढ़ा था, इसलिए रोम देश के सिक्के भारत में आने लगे थे। ये सिक्के आवरा, चक खेड़ा तथा बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। 1952 के त्रिपुरी के उत्खनन में मिट्टी का एक रोमन पदक तथा रोमन मृत्पात अंतिम सातवाहन स्तर में मिले हैं। इस तरह हम लोग सातवाहन देख लिए। अब सातवाहनों में सबसे पहले अपना सिमुक आता है। सिमुक हम लोग जब देखे थे शुंग वंश, तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, नहीं सॉरी, देवभूत तो उसका रहता है। शुंग वंश का अंतिम राजा रहता है सुशर्मा। सुशर्मा की मृत्यु करता है सिमुक। सुशर्मा की मृत्यु करके राजगद्दी में बैठ जाता है। सिमुक के बाद राजा होते हैं इसमें सातवाहन में, उसका भाई होता है सिमुक का कृष्ण भाई होता है, जो इसका सातवाहन वंश का अगला राजा होता है। कृष्ण के बाद सातकर्णी होता है। ये जो सातकर्णी रहता है, सातकर्णी प्रतापी राजा रहता है। सातकर्णी भी ये दो प्रथम प्रतापी राजा रहता है। अगर इनका आल ओवल देखेंगे तब तो गौतमी पुत्र सातकर्णी रहेगा, जिसका कार्यकाल 106 से 130 ईस्वी रहता है। और हम बात कर रहे थे सातकर्णी की, तो सातकर्णी जो प्रथम रहता है ये पहला राजा रहता है जो सातकर्णी की उपाधि धारण करता है। और ये सातकर्णी प्रथम की कुछ विशेषताएं थी। ये 2 अश्वमेध यज्ञ करता है और एक राजसूय। तो राजसूय यज्ञ तो जो ये राज सिंहासन रूढ़ हुआ होगा तो राजसूय यज्ञ किया होगा, राजसूय यज्ञ किया होगा। और जो दो अश्वमेध यज्ञ किया इसने, अश्वमेध यज्ञ किया होगा जब ये विजय मतलब अश्व छोड़ा जाता है, अपन ने पढ़ा था वैदिक युग में। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही प्रतापी राजा रहा होगा अपने समय का। इसकी रानी नागनिका थी। ये जो वशिष्ठी पुत्र था, तो ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके जो पुत्र थे अल्पायु थे। तो ये नागनिका ही पुत्र को अपने बैठा के राज्य में, राज सिंहासन में और फिर शासन करती है नागनिका। और नागनिका कैसे का शासन करती है? अपने पिता की सहायता से। ये नागनिका अंगी कुल की थी, जो कि क्षत्रिय परिवार से थी। तो ये अपने पिता की सहायता से राज्य करती है। और इसी का नाना घाट अभिलेख है, इसी के द्वारा बनवाया गया था नाना घाट अभिलेख नागनिका का, जो कि पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इससे जानकारी मिलती है। ये किसके बारे में था? ये सातकर्णी के भी जो कार्य किए गए थे उसके बारे में भी जानकारी मिलती है यहाँ से, अपने नाना घाट अभिलेख से। उसमें जानकारी मिलती है कि ये जो सातकर्णी था ये ब्राह्मणों को
जब ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस समय पूरा एक गांव दान में दे दिया गया था। तो दान देने की जो पहला साक्ष्य है वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है अपने को। भूमि दान देने का पहला अभिलेखी साक्ष्य यहीं से मिलता है। और फिर बाद में तो ये अपना हर्षवर्धन वगैरह भी देते हैं, व्यक्तिगत दान भी देते हैं, लेकिन ये सामूहिक दान दिया गया था। और अभी यहाँ से फिर सातकर्णी के बाद कुछ और यहाँ के राजा होते हैं। उस समय यहाँ का जो इतिहास था अंधकारमय युग था बिल्कुल। और उसी समय होता है एक हाल, जिसको अपने को पढ़ना चाहिए। हाल था, उसने प्राकृत भाषा में गाथा साप्त सती नामक महाकाव्य की रचना की थी, है ना। इसी के राज्य में था, इसी के बल्कि वो था अगला शासक भी था। और फिर इसके बाद ही जाके 106 से 130 ईस्वी के बीच में गौतमीपुत्र सातकर्णी फिर आता। अंधकारमय युग से गौतमीपुत्र सातकर्णी फिर आता है। इसीलिए कहता है कि ये सातवाहनों का पुनः से उत्थान करने वाला, मतलब इनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको फिर वापस करने वाला। और ये सबसे प्रतापी शासक भी होता है अपना गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने अपने शासनकाल में तो फिर अपन पढ़ ही लिए बहुत कुछ कार्य किया। और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था तो ये इसने वर्ण जो वर्ण 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 व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे उसमें से ये रोक लगाया था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसने इसको ब्राह्मणों में अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया था गौतमीपुत्र सातकर्णी को। यही कुछ फैक्ट थे। और इसमें से एक अंतिम शासक जो होता है एक जिससे सातकर्णी, वो अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित कराया था। इससे पता चलता है कि इस समय जो रोम से व्यापार होता रहा होगा तो जलयान मतलब समुद्र से होता रहा है ना। तो इस तरह हम लोग देख लिए सातवाहनों के बारे में। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो सातवाहन के बाद हुए, जैसे चेदी हुआ, इनका क्या थोड़ा थोड़ा व्यू ले लेंगे, ओवरव्यू। और फिर जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, जो विदेशी आक्रमण हुए, हिंद, यवन, शक, कुषाण, पल्लव, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे ही पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास कवर किया जाएगा। और आप जो बोलेंगे आगे कमेंट करके बताइएगा तो उस विषय में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के बराबर में बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक सिंगल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रखिए अपनों और अपनों का ख्याल। गुड नाइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।